Hello friends, welcome back to the Curiosity Box. In this lecture, we are going to see the next part of the geometrical design of highway. In the last lecture, we have completed sight distance, basically stopping sight distance. Okay. In this lecture, we are going to see overtaking sight distance. जैसे कि मैंने बताया था, साइड डिस्टेंस क्या होता है? जो डिस्टेंस विजिबल हो ड्राइवर को. ओके. और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या बताया था? इतना डिस्टेंस विजिबल होना चाहिए ड्राइवर के सामने कि वो अपनी व्हीकल को रोक ले विदाउट एनी कोलिजन. ओके, विदाउट एनी एक्सीडेंट. वहां पर मैंने बताया था कि दो तरीके के साइड डिस्टेंस होते हैं, एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और एक ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. तो मैंने दोनों चीज बताई थी, एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बताया था और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का सिर्फ डेफिनेशन बताया था कि उसका मीनिंग क्या होता है. क्लियर? तो आज हम इस लेक्चर में उसका डेरिवेशन भी देखेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. अगर एग्जाम में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर एक कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पर नहीं पूछा जाएगा. अगर मतलब इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है एग्जाम में, या तो फिर वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे होगा या फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे होगा. ओके, ठीक. ईएससी में तो दोनों पे ऊपर क्वेश्चन आते हैं. जैसे कि ईएससी में 20 to 20 मार्क्स का वेटेज है ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें से 6 या 7 क्वेश्चंस, मतलब आप मान लो, अगर एवरेज मान के चलो कि 5 क्वेश्चंस तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस विदाउट एनी फर्दर ड्यू. तो देखो, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए व्हाट वी आर स्टार्टेड हियर. Overtaking side distance. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप लोगों को याद हो तो आप मुझे बताओ. नहीं बताओगे तो मुझे तो बताना पड़ेगा. देखो, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस होता है, ऐसा मिनिमम डिस्टेंस होता है इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर कि वो जो उसके लेन में एक व्हीकल मूव कर रही है उसे वो सेफली ओवरटेक कर जाए. यहाँ इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये जो व्हीकल है ए, ये इसे मान लेते हैं ये ओवरटेकिंग व्हीकल है. ओवरटेकिंग मतलब जो ओवरटेक करने वाली है. और यहाँ पर बी जो है, बी है ओवरटेकन व्हीकल. बी क्या है? ओवरटेकन व्हीकल, जिससे हम ओवरटेक करने वाले हैं. ठीक, तो देखो, यहाँ ए पहले यहाँ पर था, फर्स्ट पोजीशन पर A1 पर यहाँ पर था, और बी यहाँ व्हीकल, ये बी वाली जो व्हीकल है यहाँ पर थी. मान लो कि मैं या फिर आप इसमें बैठे हो और इसमें कोई और बैठा है. आप जब इस लेन में चल रहे थे तब इस बी से बहुत दूर थे. सिर्फ आपने देखा कि आपके सामने कोई एक व्हीकल है जो मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है. आपने ये नहीं सोचा कि मुझे इसको ओवरटेक करना है. आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि क्या मैं इसके पास जा सकता हूं. सबसे पहले तो आप इसके पास जाओगे ना, इस व्हीकल के पास जाओगे. जब आप एक लेन में चल रहे हो, रोड पर चल रहे हो, आप बहुत दूर हो तो क्या दूर से ही ओवरटेक कर लोगे? नहीं करोगे ना. सबसे पहले आप अपनी व्हीकल को उस व्हीकल बी के पास लेके जाओगे. जब लेके जाओगे तब क्या होगा, मान लो कि ये जो व्हीकल है बी, ये A1, ये VA स्पीड से मूव कर रही है, और ये जो बी व्हीकल है ये VB स्पीड से मूव कर रही है. जब आपने इस व्हीकल को देखा तो आपने क्या करा, सबसे पहले इसके पास आना चाहते हो आप. इसके पास जब आओगे तब ये VA जो स्पीड है, देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये VA जो स्पीड है ये ग्रेटर होगी हमेशा किससे? इस VB से. ये पॉइंट याद रखना. क्यों? क्योंकि VA को तो ओवरटेक करना है ना VB को. ये जो B व्हीकल है, इस B व्हीकल को A व्हीकल से ओवरटेक करना है. तो A व्हीकल की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो वो उसे ओवरटेक कर पाएगी ना, है कि नहीं? अगर कम होगी तो वो ओवरटेक करने का सोच भी नहीं सकता. क्लियर?
ठीक, तो देखो जब ये बी के पास आएगा तो अपनी जो स्पीड है ये तो ज्यादा है यहाँ पर, ये इसे कम करते हुए यहाँ तक आएगा। अब क्या होगा, ये इसके साथ मूव कर रहा है, मतलब इसकी जो स्पीड हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी जब इसके पास आएगा तब, ये हो जाएगी वीबी। इसके स्पीड से ही तो मूव कर रहा है ना इसके पीछे पीछे। ओके, जब ये इसके पास आ जाएगा उसके बाद ये सोचेगा कि अब मुझे इस व्हीकल को ओवरटेक करना है ना। जब ये ओवरटेक करना है ऐसे सोचेगा तो यहाँ आके ही सोचेगा ना, यहाँ आके जब सोचेगा तो यहाँ से ये ओवरटेक कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे कर जाएगा। क्लियर? ठीक, अब ये जो यहाँ से डिस्टेंस है, कहाँ से, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। यहाँ पर ही तो इसने ओवरटेक करा है, तो यही होगा हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैसे होता है और कैसे कैलकुलेट करना होता है। लेट अस टेक एक व्हीकल ले लेते हैं, जैसे अभी मैंने एक इमेज में दिखाया था। ये कोई ए व्हीकल है, दिस इज व्हीकल ए जिसकी स्पीड है va। ओके, va स्पीड से ये मूव कर रही है। इसके सामने एक व्हीकल है बी व्हीकल। ओके, इसकी स्पीड है vb, ये vb स्पीड से मूव कर रही है। ओके, अब मैंने क्या करा, मैं इसमें बैठा था, ये मेरे सामने कोई बंदा एक मूव कर रहा है, बहुत दूर है मेरे से, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरी व्हीकल की स्पीड डिक्रीज करके रिड्यूस करके इसके पास आऊंगा। तो मान लो मैं यहां पर आ जाता हूं, ये मैं यहां पर आ गया। अब जब मैं इसके पीछे मूव कर रहा हूं इसके साथ में, तो इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी इसके स्पीड के बराबर। मैंने अभी बताया ना एक कंडीशन, जब ये ए व्हीकल बी को ओवरटेक कब करेगी, तभी करेगी जब va इज ग्रेटर देन vb हो। जो स्पीड ऑफ va है व्हीकल, जो स्पीड ऑफ व्हीकल ए है वो ग्रेटर होगी ना स्पीड ऑफ b से, तभी तो उसको ओवरटेक कर पाएगी, है कि नहीं। तो मैं यहाँ था, इसके पास आ गया। अब मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया, क्या करा, मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि इस बी व्हीकल को मैं ओवरटेक करना चाहता हूँ। तो मैं जब सोचना स्टार्ट करूंगा तो जस्ट मतलब स्टार्ट कर दिया सोचना, तो वैसे ही मैं मूव कर लूंगा क्या, नहीं करूंगा। कुछ टाइम तक देखूंगा मैं कि सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो जब मैं सोच रहा हूं कि मुझे इस बी व्हीकल को ओवरटेक करना है, तो ये जो बी व्हीकल है कुछ यहां पर आ गई होगी। मान लो कि बी व्हीकल सोचते सोचते, जब मैं सोच रहा था कि मुझे ओवरटेक करना है, तो ये यहां तक आ गई होगी। तभी भी इसकी स्पीड जो है ये वीबी से मूव कर रही है ना। ए बी व्हीकल कुछ यहां पर आ गई होगी, इसकी स्पीड फिर भी वीबी ही है। ओके, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब मैं सोच रहा था तब मेरी व्हीकल कांस्टेंट स्पीड वीबी से मूव कर रही थी, और जब मैं सोच रहा था उसी टाइम में मैंने बताया था, जब मैं सोचता हूं तो वो टाइम कौन सा होता है, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम, मेरे रिएक्शन लेने के लिए जो मैंने टाइम लिया है, उस टाइम में मैंने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, मान लो कि ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये है d1। और जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम उसे क्या कहते हैं, लैग डिस्टेंस। ओके, तो ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, दिस d1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द कार, जो व्हीकल है vb, है ना, vb है, तो वो किलोमीटर पर हवर में है, तो उसे मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ 0.278। ये 0.278 क्या है, ये 5/18 से मल्टीप्लाइड है। ओके, ठीक, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। ओके, और जो रिएक्शन टाइम है ये है टीआर, तो ये d1 मैंने यहां से फाइंड आउट कर लूंगा। क्लियर? ओके, अब मैंने क्या किया, सोच लिया कि मुझे अब ओवरटेक करना है। मैंने सोच लिया, क्या सोच लिया कि मुझे अब ओवरटेक करना है बी को, तो मैं बी को अब यहीं से ओवरटेक करूंगा, यहां से ओवरटेक करूंगा कुछ इस तरीके से, लेन चेंज करूंगा, लेन चेंज करते करते यहां से लेके कुछ यहां मेरी व्हीकल ए पहुंच जाएगी, है कि नहीं।
फिर से अपनी खुद की लेन में आना पड़ेगा। तो मैं मान लो कि इस लेन में अब आ गया, ये है मेरी व्हीकल ए। अब मैं VA से मूव कर रहा हूं, फिर से मेरी स्पीड से मैं मूव करने लग गया। तो जब मैंने यहां से ओवरटेक करके मैं यहां गया, मतलब यहां तक, ये जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है, ये कितना डिस्टेंस है, मान लो कि ये जो डिस्टेंस मैंने कवर किया है वो D2 कवर किया है। ओके, और जो यहां पर टाइम लगा होगा मुझे, उसे मैं मान लेता हूं कैपिटल T। क्या कहा मैंने, जब मैं यहां पर था इस वन पोजीशन पर, मैंने अब सोच लिया था कि मुझे ओवरटेक करना है बी को, तो मैं इस सेकंड पोजीशन पर चला गया। आफ्टर ओवरटेकिंग मैंने ओवरटेक करके इस 2 पर आ गया। तब ये जो थर्ड नंबर पर मेरी बी है, ये बी व्हीकल, ये कुछ मूव करते करते इस टी टाइम में यहां तक आ गई होगी, है ना। ओके, टी टाइम में ये कुछ कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो इसका जो डिस्टेंस है मैं इसे मान लेता हूं। ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा हमेशा हेड टू हेड मेजर करना है। क्या करना है, हेड टू हेड डिस्टेंस मेजर करना है। तो इस 3 एंड 4th पोजीशन ऑफ बी व्हीकल जो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बी। ओके, अकॉर्डिंग टू द IRC, एज पर द IRC, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू व्हीकल, वो मिनिमम s होना चाहिए। अब ये s क्या है मैं बताऊंगा, उसके लिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक। और यहाँ देखो, इन दोनों व्हीकल के बीच में भी कांस्टेंट डिस्टेंस s मेंटेन करना होता है एज पर द IRC। अगर आप इतना डिस्टेंस मेंटेन कर पाते हो तो आप सेफ हो, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आप जो अपने सामने व्हीकल चल रही है उसको ठोक दोगे। क्लियर, ठीक, ओके। अब मुझे D1 मैंने फाइंड आउट कर लिया, D2 फाइंड आउट कर लिया। तो मैं अगर पूछूं कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना है मेरा ए व्हीकल का, तो मैं कह सकता हूं दिस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू ये D1 प्लस D2, है ना। दिस D1 प्लस D2, D1 तो मैंने बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है। अब D2 की बात करते हैं, तो देखो D2 मुझे फाइंड आउट करना है ना। तो D2, ये जो डिस्टेंस मैंने कवर किया है, मैं इस पॉइंट पर था, फर्स्ट पोजीशन पर था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब इस व्हीकल बी को ओवरटेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी खुद की व्हीकल को एक्सेलरेट करूंगा। मतलब क्या करूंगा, मेरी व्हीकल की स्पीड बढ़ाऊंगा। अब मेरी यहाँ से स्पीड चेंज हो रही है, तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके मैं इस D2 का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं एज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होगा, क्या होता है, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। यहाँ पर u क्या है, दिस vb कितने टाइम में कवर किया है, कैपिटल T, प्लस हाफ एक्सेलरेशन होगा a एंड टाइम होगा t स्क्वायर। ओके, ठीक। बट ये vb क्या है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। ओके, सो दिस इज vb, ये हो गया स्पीड ऑफ व्हीकल इंटू T प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है, ओके ओके। तो यहां पर मैंने D2 बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब यहां पर अननोन क्या है, एक T है ना, ये T है, तो T कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखो मैं बताता हूं। यहां पर आ जाओ, मान लो कि ये एक व्हीकल है और ये एक व्हीकल है। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने जैसे बताया था एज पर द IRC, वो मिनिमम होना चाहिए कितना, s। अगेन एक बात, पहला जो IRC है, वो IRC कहता है कि जो लेंथ ऑफ व्हीकल होगी वो अप्रोक्सीमेट 6.1 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 6.1 मीटर। ओके, ठीक। अब जब आप किसी व्हीकल के पीछे खड़े होते हो, तो वहां उन दोनों व्हीकल के बीच में कितना कम डिस्टेंस होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है। तो इन दोनों के बीच का क्लियर डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि बहुत कम है, विच इज इक्वल टू x।
ये कितना डिस्टेंस है x। तो जो IRC है, IRC कहता है कि ये जो डिस्टेंस x है इसे कवर करने के लिए जो व्हीकल को टाइम लगता है, मान लो कि ये A व्हीकल है और ये B व्हीकल है, ये अपने VB से मूव कर रही है। ओके, इसके पीछे है ना, बहुत कम डिस्टेंस है दोनों के बीच में, मतलब दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही होंगी, है ना। ये अगर B है तो इसकी जो स्पीड है वो है VB। ठीक, दिस IRC क्या कहता है, ये जो x डिस्टेंस है ये बहुत कम डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो A व्हीकल टाइम लेगी वो होगा 0.7 सेकंड, मतलब 1 सेकंड भी नहीं, आप 0.7 सेकंड में ही ये डिस्टेंस x कवर कर सकते हो। क्लियर? ठीक, तो मैं कह सकता हूं ये जो s होगा, ये s क्या होगा, इस s इज इक्वल टू x प्लस l। l क्या है, ये लेंथ ऑफ द व्हीकल है। ठीक, तो मैं x कैसे फाइंड आउट करूंगा, vb पता है, टाइम पता है, तो vb क्या है, किलोमीटर पर हवर में, उसे हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 0.278 इंटू VB इंटू रिएक्शन टाइम। इसका कितना है, रिएक्शन टाइम मान लो या कुछ भी मान लो, 0.7 सेकंड एज पर द IRC। ओके, तो ये हो जाएगा 0.2 VB, दिस इज 0.2 VB प्लस L। क्लियर? तो आप यहां से S फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक ठीक, ये S क्यों बताया मैंने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कहाँ इंपॉर्टेंट है, आओ यहाँ पर D2 के पास आ जाओ। देखो यहाँ पर D2 मैंने यहाँ पर बताया था कि 0.278 VB इंटू कैपिटल T प्लस हाफ ET स्क्वायर है। यहाँ पर T क्या है, अननोन है। मैं और एक बात कह सकता हूँ, दिस D2 इज इक्वल टू, ये होगा S प्लस B, मतलब 2S प्लस B के बराबर होगा, है ना। ये जो B है, B क्या है, B जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है जब B 3 पोजीशन पर था, B व्हीकल जब तीन नंबर के पोजीशन पर था, वो T टाइम, कैपिटल T टाइम में 4 पोजीशन पर चला गया, है ना। तब इसकी स्पीड क्या थी, VB। इसकी तो स्पीड VB है ना, कांस्टेंट ही है, उसे तो कोई पता भी नहीं कि पीछे से कौन ओवरटेक कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे कुछ पता नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ दिस B, मैं B कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ से देखो P, ये VB कैपिटल, जो VB है वो kmph में है, तो उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। दिस VB इज कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। ओके, और ये कितने डिस्टेंस में कवर किया है, B डिस्टेंस, व्हीकल B ने कैपिटल T में। ओके, तो यहाँ पर ये पुट कर दो, ये हो जाएगा 2S प्लस 0.278 VB इंटू कैपिटल T। क्लियर? ओके, अब ये D2 एंड ये D2 दोनों इक्वल है, तो मैं इनको इक्वेट कर देता हूं। दिस इज 0.278 VB इंटू कैपिटल T प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, ये टर्म और ये टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। यहां से मैं देखो ये आ जाएगा मेरा 2S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, सो दिस इज हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से T फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये T आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4S डिवाइडेड बाय A। ओके, T का आ जाएगा ना, यहाँ से आपको T मिल गया। अब इस T की वैल्यू यहाँ D2 में पुट कर दो तो D2 मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है D1 प्लस D2, यहाँ से मैंने D1 तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, अब D2 भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें T तो पता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू D1। D1 कितना है, देखो यहाँ पर 0.278 into VB into TR प्लस D2 कितना है, देखो यहाँ पर D2 है, या तो इस एक्सप्रेशन में रख दो या फिर इस वाले 2S प्लस B में। मैं यही इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर 0.278 इंटू VB इंटू कैपिटल T प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला।
जो आप लोगों को यूज करना है इन दी प्रॉब्लम। ये सारा डिराइव करते हुए नहीं बैठना है, ठीक। प्रोसीजर क्या करना है, जब आप लोगों को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्रोसीजर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को D1 फाइंड आउट कर लेना है, रिएक्शन टाइम में D1 फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर, ठीक। अब रिएक्शन टाइम में आप D1 फाइंड आउट करोगे, फिर उसके बाद क्या करना है, कैपिटल T फाइंड आउट कर लेना है। कैपिटल T कैसे फाइंड आउट करोगे, 4 into S डिवाइडेड बाय A। एस कैसे फाइंड आउट करोगे वो तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एस, अगर नहीं दिया है तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। एस इक्वल टू 0.2 VB प्लस एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ द व्हीकल विच इज 6.1 मीटर ऑलवेज। ओके, ठीक। थर्ड, अब क्या करना है, अब तुम D2 फाइंड आउट कर लो। D2 फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों को ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर, ठीक। ये बात हुई जब हमारी व्हीकल मूव कर रही है, टू लेन रोड है और वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक मतलब एक ही डायरेक्शन में हमारी सारी व्हीकल मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन से कोई व्हीकल आ नहीं रही है, तब उस केस में ये एक्सप्रेशन सही है। क्लियर। बट अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि व्हीकल, देखो मैं यहां पर बना देता हूं फिर से, D1 तो आप फाइंड आउट कर लोगे कि रिएक्शन टाइम में। D2 के बाद की बात करते हैं। देखो ये व्हीकल है यहाँ पर A, ये VB से मूव कर रही थी, है ना, और यहाँ पर थी B व्हीकल, ये VB से मूव कर रही थी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन, ये इसका हो गया थर्ड पोजीशन। थर्ड क्यों, क्योंकि VA जब यहाँ से क्रॉस करेगी, इससे ओवरटेक करेगी तो VA कहीं यहाँ पर आ जाएगी ना, तो VA की ये हो गई सेकेंड पोजीशन। जो A व्हीकल है, इस A व्हीकल की सेकेंड पोजीशन ये है। अब ये BA से मूव करेगी, ओके, B भी कुछ डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर आ जाएगी, है ना, तो ये हो गया B व्हीकल और उसकी स्पीड VB। ओके, ये हो गई इसकी फोर्थ पोजीशन। ओके, ठीक। तो मैंने ये बताया था कि ये जो डिस्टेंस होगा इस वन एंड सेकेंड पोजीशन में, ये होगा D2। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये जो लास्ट वाली केस मैंने बताई थी, ये किस लिए थी, ये सिर्फ इस केस के लिए थी जब हमारी व्हीकल वन वे मूव कर रही है, मतलब जब रोड क्या हो, टू लेन रोड हो और वन वे ट्रैफिक हो। बट अगर मैं कह दूं कि टू लेन रोड है, क्या है, टू लेन लोन, जो रोड है वो टू लेन है और जो ट्रैफिक है वो है टू वे, ठीक। तो टू वे ट्रैफिक में क्या होगा, यहां से भी एक व्हीकल आएगी विच इज C, ये भी तो मूव कर रही है अपने स्पीड से, विच इज VC। ओके, जब मैं इस वन पोजीशन पर था, मुझे इस B को ओवरटेक करना था, तो मैंने क्या किया है, मैं ये कंडीशन मान लेता हूं कि VA और VC एक दूसरे को देख चुके हैं, या फिर आप ऐसे मान लो कि VA ने VC को देख लिया है। जो C व्हीकल है, ये जो A व्हीकल है, इस A व्हीकल ने C व्हीकल को देख लिया है, ठीक। तो अब क्या करेगा VA सोच के यहां से निकलेगा, ओवरटेक करेगा। ओके, जब ये सोच रहा था, मान लो कि यहां पर था, है ना, ये VB से ही मूव कर रहा था, जब सोच रहा था तो ये यहां तक आ गया, तो कितने टाइम में यहां तक आया है, ये रिएक्शन टाइम में यहां तक आया है। तो रिएक्शन टाइम में जब ये A व्हीकल इस वन पोजीशन पर आई, तो ये जो VC है ये कुछ यहां तक आ गई होगी ना, यहां तक कितने टाइम में आई है, इसे मैं मान लेता हूं D3 डिस्टेंस। ये जो D3 डिस्टेंस C ने कवर किया है वो कितने टाइम में किया है, रिएक्शन टाइम TR में किया है। ये रिएक्शन टाइम किसने लिया है, इस रिएक्शन टाइम ये A व्हीकल ने लिया है, A व्हीकल के अंदर जो बंदा बैठा है उसने लिया है। क्लियर। तो इसने सोचना जब चालू किया, तब C व्हीकल भी मूव कर रही थी अपनी स्पीड VC से और A व्हीकल भी मूव कर रही थी अपनी स्पीड VB से।
तो जब ये 1 पर आ गई, कितने टाइम में आ गई? TR में। तो TR में C व्हीकल भी अपने D3 डिस्टेंस पर आ गई थी। तो मैं कह सकता हूं दिस D3 इज इक्वल टू क्या होगा? 0.278 इंटू VC इंटू रिएक्शन टाइम इज TR। ठीक, ओके। तो D3 डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, मैं एक कंसीडर कर रहा हूं कि अब मुझे डिजाइन करना है ना, बेसिकली ओवरटेकिंग से डिस्टेंस को हमें डिजाइन करना है। चैप्टर का नाम क्या है हमारे? डिजाइन ऑफ ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे। तो मुझे डिजाइन करना है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मुझे उस हाईवे पे प्रोवाइड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे कि हमें कोई बिल्डिंग डिजाइन करनी होती है, हम क्या करते हैं? मैक्सिमम लोड लेके उसको उस लोड के लिए डिजाइन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस मैक्सिमम लोड के लिए अगर मैं डिजाइन करता हूँ तो उसके कम लोड के लिए भी तो वो सेफ रहेगा ना। तो मैं यही चीज यहाँ पर कर रहा हूँ कि VC, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो C व्हीकल है, इस C व्हीकल के बंदे ने इस A को नहीं देखा। दैट मीन्स C क्या करेगा? C अपनी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, VC स्पीड से। ना वो अपनी व्हीकल के लिए ब्रेक लगाएगा, इस A को देख के कुछ नहीं करेगा। वो उसने देखा ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि आगे से कोई आ रहा है। तो ये मैक्सिमम रिस्क वाली कंडीशन हो गई। तो इस रिस्क वाली कंडीशन के लिए अगर मैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फाइंड आउट कर दूं तो बाकी सारी कंडीशंस के लिए ये सेफ रहेगी। बाकी सारी कंडीशंस मतलब क्या? अगर C ने इस A को प्रैक्टिकली आप देखते हो तो C जो व्हीकल है वो A व्हीकल को देख ही लेगा, तो वो ब्रेक अप्लाई करेगा। ब्रेक अप्लाई करेगा तो वो उतना डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? मैंने कहा ना कि जो ब्रेक अप्लाई करेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर केस क्या कंसिडर कर रहे हैं कि C अपनी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, दैट मींस मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो मैक्सिमम के लिए तो यहाँ पर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं ना। समझ में आया? ठीक, तो देखो इस C व्हीकल ने D3 डिस्टेंस कवर कर लिया रिएक्शन टाइम में। अब यहाँ पर आ गया मेरा 1 रिएक्शन टाइम में। तो यहाँ से जब इसे ये ओवरटेक करेगा, कितने टाइम में करेगा? कैपिटल T में। तो ओवरटेक जब कर रहा है इस कैपिटल टाइम T में, तो ये कुछ 2 डिस्टेंस या 2 पोजीशन पर आ गया। कितने टाइम में आया है? कैपिटल T। तो उसी कैपिटल टाइम T में इस ये जो C व्हीकल है ये भी तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी भैया? ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी? एक्सट्रीम कंडीशन मान रहे हैं हम। जब ये ओवरटेक करके यहाँ आ जाएगी तब तक ये व्हीकल सिर्फ यही आनी चाहिए। इससे आगे अगर आ गई तो ये बंदा यहाँ से आएगा और सीधा इसमें घुस जाएगा, फिर हो गया एक्सीडेंट, है ना। तो मैं चाहता हूं कि इसकी जो स्पीड हो वो इतनी हो कि वो डिस्टेंस सिर्फ इतना कवर कर पाए। तो वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से मूव करके कहीं यहां तक आ रहा होगा। ठीक, इसे मैं डिस्टेंस D4 कह देता हूं। तो ये डिस्टेंस D4 जो कवर किया है C व्हीकल ने, वो कितने टाइम में किया है? कैपिटल T में, है ना। कैपिटल T में ही तो कवर किया है। तो मैं कह सकता हूं दिस D4 इज इक्वल टू, D4 भी तो फाइंड आउट कर सकता हूं मैं यहां से। दिस D4 इज इक्वल टू 0.278। अब C व्हीकल तो अपनी स्पीड कम नहीं कर रही तो मैं VC मान लेता हूं उसे, इनटू कैपिटल T। ठीक, D4 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, D3 भी फाइंड आउट कर लिया। अब अगर आपको पूछता है कोई ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, तो वो क्या होगा? लैग डिस्टेंस D1 प्लस जो D2 डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से देखो यहाँ तक, ओके, प्लस D4 प्लस D3, है ना। इतना डिस्टेंस कवर करेगा वो। दिस D3 प्लस D4 ये हो गया हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। D3 क्या है? दिस D3 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं। This overtaking side distance is equal to 0.278 VB into reaction time TR plus D2 क्या है? वो है 0.278 into VB into कैपिटल T, क्योंकि कैपिटल T के टाइम में ही उन्होंने वो डिस्टेंस कवर किया है, प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके, प्लस D3 क्या है? देखो यहाँ पर 0.278 VC इंटू कैपिटल, सॉरी रिएक्शन टाइम में कवर किया है ना D3, ओके। तो ये रिएक्शन टाइम TR प्लस D4 क्या है? 0.278 VC
इनटू कैपिटल टी। तो ये हो गया मेरा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब ये फॉर्मूला जो होगा ये किसके लिए वैलिड होगा? ये वैलिड है किसके लिए? ये वैलिड है टू लेन रोड, एंड टू वे ट्रैफिक। ओके, दोनों साइड से ट्रैफिक है। क्लियर? ठीक, तो ये हो गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब यहाँ बात आती है, जैसे कि मैंने बताया कि आईआरसी कहता है कि आप लोगों को एक एब्सोल्यूट मिनिमम प्रोवाइड करना होता है और एक डिजायरेबल मिनिमम। ओके, तो एब्सोल्यूट मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो प्रोवाइड करना होता है absolute overtaking side distance is equal to 3 times of the overtaking side distance। ओके, इतना तो प्रोवाइड करना ही होता है as per the IRC, but desirable overtaking side distance is equal to 5 times of the overtaking side distance। ठीक, तो डिजायरेबल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना प्रोवाइड करना है? 5 टाइम्स ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। और एब्सोल्यूट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना प्रोवाइड करना है? 3 टाइम्स ऑफ द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। मिनिमम इतना प्रोवाइड करना है, बट अगर एरिया सफिशिएंट है तो डिजायरेबल जितना हमारा 5 टाइम्स ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है उतना प्रोवाइड करना होता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये जो चैप्टर है ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। देखो हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होती है, मैं बता देता हूं कि हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होती है। सबसे पहले बताता हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन में डिफरेंस क्या होता है। लेट अस सपोज कि कोई दो पॉइंट है। ओके, वो दो पॉइंट अगर सेम लेवल पर है, दो पॉइंट है और वो दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है, तो वो मान लो कि ए एक पॉइंट है। ओके, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है, दोनों की लेवल क्या है? सेम है। तो ये जो प्लेन हो जाएगा ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर? वर्टिकल प्लेन क्या होता है? वर्टिकल प्लेन में जो दो पॉइंट्स होते हैं, ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा कहीं, तो वो दोनों पॉइंट की लेवल अलग अलग होती है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन। ठीक, समझ में आया? हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है कि कोई दो पॉइंट है, ये और ये दोनों सेम लेवल पर है, दैट मीन्स एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में है तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर ये दो पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट लेवल में है, दैट मीन्स एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, तो वो हो जाएगा वर्टिकल प्लेन। क्या हो जाएगा? वर्टिकल प्लेन। कब हो जाएगा वर्टिकल प्लेन? जब वो दोनों पॉइंट एक प्लेन में ना हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में हो। एक कोई यहाँ पर है, ये एक यहाँ पर है, यहाँ एक पॉइंट है और दूसरा कहीं यहाँ पर है, कहीं वहां पर है, ऐसे, तो वो हो जाएगा उसका वर्टिकल प्लेन। वो जो प्लेन होगा उसे कहते हैं वर्टिकल प्लेन। ओके, अब हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कर्व के जो दो पॉइंट है, दो एंड है, वो क्या सेम लेवल पे होने चाहिए। क्या बोला मैंने? जो हॉरिजॉन्टल कर्व है उसका स्टार्टिंग एंड और जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो दोनों सेम लेवल पर होने चाहिए। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कर्व आप लोगों ने देखा होगा हाईवे में, जब आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हो व्हीकल की, ऐसे चेंज करते हो ना, तो वो जो कर्व होती है सर्कुलर कर्व उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। यहाँ पर देखो मैंने दिखाया है, ये कोई व्हीकल है, मूव कर रही है, देखो ये जो यहाँ से ऐसे कर्व जा रही है, ये है हॉरिजॉन्टल कर्व। दिख रहा है? देखो ये बंदा यहाँ से व्हीकल लेके जा रहा है, ये जिस व्हीकल ये जो व्हीकल यहाँ से जा रही है, ये जो कर्व है ये कर्व हॉरिजॉन्टल कर्व है। क्लियर? तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब आप
हॉरिजॉन्टल कर्व पे ऐसे मूव करते हो, ऐसे, मेरी इमेज को देखो, मेरी तरफ देखो, इमेज को क्या देखोगे, मेरी तरफ देखो। जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे व्हीकल अपनी मूव करवाते हैं, ऐसे ही डायरेक्शन चेंज करती है, जब डायरेक्शन चेंज करती है उस टाइम पे अपनी बॉडी फील करती है ना कि वो आउटसाइड मूव कर रही है। किसकी वजह से, किसकी वजह से ऐसे लगता है कि अपनी जो बॉडी है वो आउटसाइड मूव करना चाहती है? वहां पर जो फोर्स लग रहा होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं यहाँ पर बता देता हूं कि वो कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट विद द हॉरिजॉन्टल कर्व फर्स्ट, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी वर्टिकल कर्व। ओके, हॉरिजॉन्टल कर्व। ओके, तो देखो ये कोई एक कर्व है, इस कर्व पे कोई व्हीकल मूव कर रही है, तो इस पर आउटसाइड में जो फोर्स लगेगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका क्रॉस सेक्शन ही बना देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज ए व्हीकल, एक व्हीकल है और ये व्हीकल इस रोड पर मूव कर रही है, ये सामने से दिख रहा है मुझे। ओके, ये कुछ इस तरीके से है हॉरिजॉन्टल कर्व, ये मैं सामने से दिखा रहा हूं आपको कट करके। ओके, ठीक। जब ये व्हीकल उस हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करेगी तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा P, है ना। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? इसको न्यूट्रलाइज करेगा इस व्हीकल का सेल्फ वेट इज इक्वल टू mg। क्लियर? इस P को रेजिस्ट कौन करेगा, न्यूट्रलाइज कौन करेगा? एक तो व्हीकल का खुद का वेट, एंड सेकेंड थिंग इज डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। सेकेंड थिंग क्या करेगा? रिएक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यहां पर फ्रिक्शन डेवलप होगा ना, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी तो इस P को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, है ना। ओके, तो जब हमारी व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करती है तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इन द आउटसाइड डायरेक्शन। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर मैं कहूं वो क्या होता है, दिस P इज इक्वल टू, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, R हो, तो वो होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ओके, इस m को मैं लिख सकता हूं, दिस इज W बाय G। देखो यहां से m इज इक्वल टू क्या होगा, W बाय G, और ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन R। ठीक, इसे अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, P बाय W v स्क्वायर अपॉन जी आर। ओके, v स्क्वायर अपॉन जी आर। तो देखो यहां पर मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, इस पर एसएससी जेई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये P बाय W क्या है, दिस P बाय W इज इक्वल टू इम्पैक्ट फैक्टर। क्या कहते हैं इसको, इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब इफेक्ट कितना है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू हिज वेट। किसका वेट, व्हीकल का वेट। और इसे क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर को ही सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। क्लियर? ठीक, तो ये चीज याद रखना, P बाय W इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन जी आर। इस P की वजह से इस व्हीकल पर दो इफेक्ट हो सकते हैं जिसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन करनी है। तो वो दो इफेक्ट कौन कौन से होंगे, आप खुद इमेजिन करिए। आप एक हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती है, ओवरटर्न हो सकती है व्हीकल, देखो ना ये ऐसे ओवरटर्न कर सकती है ना, ओवरटर्न कर सकती है इस साइड, किसकी वजह से, इस P फोर्स की वजह से। तो फर्स्ट इफेक्ट जो होगा वो कौन सा होगा, ओवरटर्निंग इफेक्ट। So here I am writing the first effect because of the centrifugal force. P is overturning effect. क्लियर? ठीक, सेकंड क्या हो सकता है,
सेकंड ये चीज हो सकती है कि ये व्हीकल जो है इस लेटरल डायरेक्शन में स्किड कर जाए, है ना, लेटरल डायरेक्शन में स्किड कर सकती है, तो स्किडिंग इफेक्ट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द पी। पी क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेकंड इफेक्ट क्या होगा? स्किडिंग इफेक्ट। ओके, ठीक, इतना समझ में आ गया कि मैंने क्या किया है। हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कर्व याद रखना हमेशा डायरेक्शन चेंज में हम यूज करते हैं। ओके, जब हॉरिजॉन्टल कर्व में हमारी व्हीकल जाएगी तो उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इन द आउटसाइड डायरेक्शन, और उसकी वजह से दो इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक ओवरटर्निंग इफेक्ट एंड एक स्किडिंग इफेक्ट। तो बात करते हैं इस ओवरटर्निंग इफेक्ट की एंड स्किडिंग इफेक्ट। हम नहीं चाहते कि ओवरटर्निंग इफेक्ट हो और स्किडिंग इफेक्ट हो, तो उनकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कंडीशंस होती है, वो हम अभी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, ओवरटर्निंग इफेक्ट। दिस इज ओवरटर्निंग इफेक्ट। मान लो जो अभी व्हीकल बनाई थी हमने, उसी को मान लेते हैं। ये एक व्हीकल है जो हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रही है। इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है P एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम द रोड सरफेस। क्लियर? इसका वेट भी लग रहा है नीचे W। ओके, ठीक, इस व्हीकल की विड्थ मान लेते हैं, जनरली 2.44 मीटर होती है, 2.5 मीटर हम B ही मान लेते हैं। ओके, इस व्हीकल के सेंटर से ये जो लोड लग रहा है ये है W। क्लियर? ओके, तो देखो ओवरटर्निंग कब हो सकता है इस व्हीकल का? जब हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, जब हमारा रेजिस्टिंग मूवमेंट कम हो ओवरटर्निंग मूवमेंट से, तब वो ओवरटर्न कर सकता है। बट हम नहीं चाहते कि ओवरटर्निंग इफेक्ट हो, ओवरटर्न करे। तो ओवरटर्न ना करे इसके लिए मुझे क्या कंडीशंस रखनी पड़ेगी? जो रेजिस्टिंग मूवमेंट है वो ग्रेटर होनी चाहिए ओवरटर्निंग मूवमेंट से, है ना। जो ओवरटर्निंग मूवमेंट है वो लेस होनी चाहिए रेजिस्टिंग मूवमेंट। दैट मींस जो रेजिस्ट कर रही है मूवमेंट वो ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ ओवरटर्निंग मूवमेंट की। तो ओवरटर्निंग मूवमेंट को किसकी वजह से हो रहा है? इस P की वजह से। तो कितना है? इस ओवरटर्निंग मूवमेंट इज इक्वल टू P इंटू H। क्लियर? ठीक, अब रेजिस्टिंग मूवमेंट की बात करते हैं। तो ये जो सेंटर से लग रहा है W, ये कितने डिस्टेंस पर है? B/2। B/2 क्यों? क्योंकि ये जो B है ये टोटल विड्थ है उस व्हीकल की। ओके, ठीक, तो रेजिस्टिंग मूवमेंट कौन डेवलप करेगा? ये वेट ही तो करेगा। तो ये कितना हो जाएगा? दिस रेजिस्टिंग मूवमेंट mr इज इक्वल टू, कितना मूवमेंट डेवलप कर रहा है? W इंटू B/2। इस पॉइंट को कंसिडर करो ना तुम, इस पॉइंट के अबाउट B/2 तो कर रहा है, दिस B/2। अब मैंने कंडीशंस क्या बताई थी? फॉर सेफ्टी पर्पस रेजिस्टिंग मूवमेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओवरटर्निंग मूवमेंट, है ना। तो रेजिस्टिंग मूवमेंट क्या है? दिस इज WB/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, होना चाहिए रेजिस्टिंग मूवमेंट, ओवरटर्निंग मूवमेंट कितना? P इंटू H। तो यहां से मैं P/W कैलकुलेट कर लेता हूं। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और आप क्या कहते हैं उसको, इम्पैक्ट फैक्टर, वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू B/2H। क्लियर? सो दिस P/W शुड बी लेस देन इक्वल्स टू B/2H। जब होगा तब ये ओवरटर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। That means in order to prevent the overturning effect, we have to keep the impact factor which is less than equals to B/2H। समझ में आया? फिर से बता देता हूं, ध्यान दो। मुझे ओवरटर्निंग इफेक्ट नहीं, मतलब ओवरटर्निंग इफेक्ट को निग्लेक्ट करना है। निग्लेक्ट करना है मतलब प्रिवेंट करना है। जब मेरी व्हीकल एक हॉरिजॉन्टल कर्व पर मूव कर रही है तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटसाइड डायरेक्शन में। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उस व्हीकल पर दो इफेक्ट हो रहे हैं, एक ओवरटर्निंग इफेक्ट
और सेकंड इज स्किडिंग इफेक्ट। तो मुझे क्या करना है, ओवरटर्निंग इफेक्ट को प्रिवेंट करना है। तो ओवरटर्निंग इफेक्ट प्रिवेंट कब होगी, जब रेजिस्टिंग मोमेंट, देखो यहां पर कलर यूज कर लेता हूं दूसरा, देखो ओवरटर्निंग इफेक्ट को अगर मुझे रेजिस्ट करना है, प्रिवेंट करना है, तो रेजिस्टिंग मोमेंट ग्रेटर होनी चाहिए ओवरटर्निंग मोमेंट से। क्लियर है ना, रेजिस्टिंग मोमेंट ग्रेटर होनी चाहिए ओवरटर्निंग मोमेंट से। तो रेजिस्टिंग मोमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो कर रहा है W। तो W अगर मैं फाइंड आउट करूं रेजिस्टिंग मोमेंट वो कितना है, WB/2। ओके, ओवरटर्निंग मोमेंट कितना है, ओवरटर्निंग किसके वजह से हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो वो कितना हो जाएगा, T/H। क्लियर, ओके। तो जैसे कि मैंने कंडीशन बताई थी, रेजिस्टिंग मोमेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओवरटर्निंग मोमेंट, है ना। रेजिस्टिंग मोमेंट क्या है, WB/2, तो यहाँ पर WB/2 शुड बी ग्रेटर देन होगा T/H। ओके, तो P/W जो इम्पैक्ट फैक्टर है हमारा वो लेस देन होना चाहिए किससे, P/2H से। तो ये हो गया ओवरटर्निंग इफेक्ट। क्या हो गया, ओवरटर्निंग इफेक्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट इफेक्ट की। ये तो हमने देख लिया, इसमें तो अब सेफ हो गई हमारी व्हीकल। ठीक, नेक्स्ट है स्कीडिंग इफेक्ट। क्या है, स्कीडिंग इफेक्ट। स्किड मतलब क्या, कल बताया था मैंने, कल मतलब जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें बताया था। स्किड मतलब क्या, सर्कुलर मोशन जीरो है, लीनियर मोशन इज देयर। ओके, तो हो सकता है कि जब व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व पर मूव कर रही है तो उस पी फोर्स की वजह से, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था उसकी वजह से वो लैटरली स्किड कर जाए। तो हम चाहते हैं क्या ये स्किडिंग हो, नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या कंडीशन है वो देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्किडिंग इफेक्ट, इस स्किडिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, तो यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं। ये है मेरी व्हीकल जो आराम से मूव कर रही थी, बट जब सर्कुलर कर आ गई, जो हॉरिजॉन्टल कर आ गई, तो भैया यहाँ हलचल मच गई। क्यों, क्योंकि आ गया भाई यहाँ पर अभी लेन पी फोर्स, ये पी फोर्स आ गया। पी फोर्स की वजह से अब ये हमने ओवरटर्निंग का इफेक्ट देख लिया। अब हमें स्किडिंग देखना है, तो स्किडिंग होगी, क्यों, पी फोर्स लग रहा है। पी फोर्स क्या है, यह है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये व्हीकल इधर स्किड कर सकती है, तो इधर स्किड करेगी, इसे रेजिस्ट कौन करेगा, भैया यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है ना, दिस फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स इस पी को अब न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक, तो मैं कह सकता हूं फॉर सेफ्टी पर्पज, फॉर सेफ्टी पर्पज दिस एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, इतना होना चाहिए। तो F क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। ओके, तो इसे मैं लिख सकता हूं, दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज लैटरल फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन वो ग्रेटर होना चाहिए P से। अब ये N क्या है, देखो यहाँ पर वेट लग रहा था W, तो N क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं ये कह सकता हूं दिस N इज इक्वल टू क्या होगा, W। तो यहाँ पर पुट कर दो, दिस F इंटू W शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू P। क्लियर, ठीक, ठीक। तो मैं कह सकता हूं, इसको अगर मैं इंप्लाइज करूं तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, P/W। तो P/W जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होना चाहिए, और कम होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन। तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन किसके लिए है, जब हमें स्किडिंग इफेक्ट को प्रिवेंट करना है। तो फॉर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्किडिंग इफेक्ट, this P/W that is impact factor should be less than equals to F होना चाहिए। अगर एग्जामिनर पूछता है कि ओवरटर्निंग इफेक्ट और स्किडिंग इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी दो कंडीशन है, तो कंडीशंस भैया ये है, P/W should be less than equals to B/2H and second condition is P/W should be less than equals to F। क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आज हम रोकते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें, सेकंड टॉपिक। इसके बाद जो देखेंगे हम
या तो फिर ट्रांसवर्स कर्व जो ट्रांजिशन कर्व है वो देख सकते हैं, या फिर वाइडनिंग इफेक्ट वाला। ओके, चलो वो तो डिसाइड करूंगा मैं कि क्या करना है। तो यहाँ तक आप याद रखिए। सुपर एलिवेशन देखते हैं, जो इसके बाद देखेंगे हम, उसके सुपर एलिवेशन देखेंगे। सुपर एलिवेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करी है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व में ही सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है। तो जब हम सुपर एलिवेशन पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल कर्व अभी अभी पढ़ा है, तो वो पढ़ने में आसानी होगी। तो इसके बाद हम सुपर एलिवेशन देखेंगे। क्लियर? ठीक, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा। आप लोग इसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हो, जो मैंने पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन आया है। और मैं क्वेश्चन सीरीज जब लेके आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन